गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके बीच हूँ। आज की बड़ी खबर तो यही है कि सोनम वांगचुक जी ने अपनी भूख हड़ताल जो है वो तोड़ दी है और पिछले 26 दिन से लगातार वो भूख हड़ताल पर थे। उनका स्वास्थ्य भी लगातार जो है वो गिर रहा था और बहुत सारी शारीरिक परेशानियां, क्योंकि लगभग 60 साल के आसपास उनकी उम्र है, वो लगातार पता चल रही थी। तो बहुत सारे लोग कह ही रहे थे कि उन्हें अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए और कल रात में वो खत्म कर दी है। उसके बाद सभी जानते हैं मोदी जी का एक मैसेज आया रात में 12 बजे के आसपास, जो काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अब से पहले कभी भी ऐसा नहीं है कि इससे पहले भूख हड़ताल नहीं हुई है या प्रदर्शन नहीं हुए हैं या जंतर मंतर पर लोग नहीं बैठे हैं। बहुत लोग बैठे हैं। आपको याद होगा पहलवान बैठे हुए थे, कितना बड़ा प्रदर्शन था, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ खड़े होकर उनका साथ भी दिया था, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया था। बल्कि आपको वो क्लिपिंग्स वीडियोस याद होंगी जिसमें जबरदस्ती धक्का मुक्की करके हमारे उन पहलवानों को, जिनको गोल्ड मेडल तक मिले हुए थे, ओलंपियंस थे, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ में गोल्ड उठाए हुए, बहुत सारी उठा लिए गए थे वहां से जंतर मंतर। तो इसका मतलब प्रोटेस्ट तो पहले भी होते थे और दमदार भी होते थे। किसानों का आंदोलन आपको पता है साल से ज्यादा ऊपर चला था। सर्दी, गर्मी, बारिश, सब मौसम किसानों ने वहीं बाहर बिना छत के ही अपने टेंट लगा लगा के निकाल दिए थे। ये प्रदर्शन भी चल रहा था और युवा शक्ति बड़े लेवल पे जुड़ी थी। एक अच्छा साइन ये है कि सरकार ने पहली बार आगे आके इस बात को माना है कि वो जो डिमांड्स है, एक बड़ी डिमांड तो यही थी ना कि भाई पेपर लीक ना हो, इसके ऊपर काम करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाए जाएंगे। ये बहुत अच्छा साइन है। देखिए, सब चीजें मानी गई हैं, नहीं मानी गई हैं। अभी इस्तीफे की बात तो आप भी जानते हैं कि अभी उठी नहीं है उस तरीके से, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी ने अपनी भूख हड़ताल क्यों खत्म की जब इस्तीफे की बात ही नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से सब कुछ मान लिया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारी चीजें लोकतंत्र में देखनी पड़ती हैं, पर अगर सरकार शुरुआत के 2-3 कदम भी उठा देती है स्टूडेंट्स के फेवर में और फिर लगातार उस सीरीज में काम करती रहती है, तो हमें इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए इस चीज को। चलिए, ये तो रही मुद्दे की बात। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है और एक बहुत अच्छी खुशी की बात है, हमारे आईसीएस में पढ़े हुए पुराने 2 स्टूडेंट, सगे भाई आए हुए थे और बहुत पहले हमारे पास पढ़ते थे। कभी कभी जब आते हैं तो चाय पानी एक मिलने का बहाना हो जाता है, आ जाते हैं हमारे पास। पीछे इन्होंने अपना घर बनाया तो परिमल सर गए थे। एक तरह से पारिवारिक रिश्ता इनके साथ बना हुआ है। तो हमारे बीच में हमारे दोनों स्टूडेंट्स हैं। अब तो उम्र हो गई है, जब लगे थे 9 साल हो गए केवीएस में अपनी सेवाएं देते, और इन्हीं का सगा भाई है, छोटा भाई, जो पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो दोनों आज आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज बड़ा अच्छा दिन है। आज एक पॉजिटिव साइन हमें मोदी जी के उस भाषण से मिला है और कुछ पॉजिटिव बातें इनसे बातचीत के थ्रू जानते हैं। चलिए, मिलवाती हूँ आपको अपने पुराने स्टूडेंट से। बेटा थोड़ा इधर मूव कर जाओ ताकि तुम्हारी आवाज़ ऑडिबल रहे। तुम भी इस पे आ जाओ, बताओ जरा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं अभी केवीएस में काम कर रहा हूँ। मैंने उस टाइम पे कोचिंग ली थी, लगभग 2 साल मैंने पढ़ाई की थी। वो 2 साल क्यों पढ़ाई की थी, क्योंकि उस टाइम पे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे और बीच में कोई पेपर आया नहीं था, तो तैयारी बीच में ना छोड़नी पड़े, इसलिए मैंने तैयारी भी करता रहा मैं लगातार। और उसके बाद फाइनली मेरे सिलेक्शन हो गए थे। सिलेक्शन तो मेरे 2-3 जगह हुए थे, पर वही मुझे एक टीचिंग जॉब में पहले से ही इंटरेस्ट रहा है मेरा, तो मैंने टीचिंग जॉब ज्वाइन की और अच्छा लग रहा है। मैं प्रिमल सर और बबीता मैम से बीच बीच में बातें भी करते रहते हैं और मिलने भी आता हूँ मैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि एक बार आने के बाद कई दिनों तक अच्छा लगता है कि सर से और मैम से मिल के गए हैं। अनुज, मुझे जरा बताओ, जैसे तुम्हारे पिताजी बैकग्राउंड थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। कब, किस उम्र में तुम पढ़ने आए और उस टाइम पे घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आज जब तुम इतने साल बाद अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखते हो तो कैसा फील होता है कि जीवन के सबसे ठीक लिए गए निर्णयों में एक निर्णय कौन सा रहा? मैं लगभग 19 या 20 साल के आसपास कोचिंग लेने के लिए आया था और उस टाइम पे ऐसा था कि हमारी पढ़ाई चल रही है, बस खर्चा इतना ही चल रहा था घर का कि हमारी पढ़ाई जैसे तैसे करके पापा जी अरेंज कर दे रहे थे। वो स्कूल में काम करते थे, बस चलाते थे स्कूल में। अच्छा, स्कूल बस में ड्राइवर थे वो? जी मैम। तो तनख्वाह भी छोटी सी मिलती? तनख्वाह भी उस टाइम पे मैम वही 8-10 हज़ार रुपये, तो बहुत 6-7-8 मतलब इतनी ही रहती थी। और उसमें 3 तुम भाई बहन थे? हम 3 भाई बहन उसमें पढ़ते। शादी भी करनी होगी? बहन की शादी भी करनी थी मैम। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि बस यही एक रास्ता है कि नौकरी लग गए तो काम बन गया, नहीं तो वही स्ट्रगल ही रहेगा। और पता भी नहीं था कि आगे
ये चीज़ ऐसा हुआ था कि आसपास के लोगों को देख के लगता था कि अब ये जो बच्चे घूम रहे हैं, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मुझे भी इनकी तरह घूमना ही पड़ेगा। तो फिर उस तरह से उस टाइम पे एक बिल्कुल लगन लगा के, जो होता है ना, एक अंदर से मोटिवेशन आया था और हमने तैयारी शुरू की थी। तो तैयारी शुरू करते करते उस टाइम पे शुरू में तो इतना बड़ा नहीं सोचा था कि ये इतने सारे सिलेक्शन हो जाएंगे। उस टाइम पे तो ये था कि नौकरी लग जाए, सीटेट पास हो जाए। पहली प्रायोरिटी तो यही था कि सीटेट पास हो जाए। फिर जब सीटेट पास हुआ तो पता चला कि सीटेट पास किए हुए भी बहुत सारे लोग हैं। तो फिर नौकरी की तरफ बढ़ना शुरू किया और फिर धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि केवीएस में सिलेक्शन हो गया, क्लर्क का पेपर हो गया और उसके बाद एसएससी जो सीएचएसएल का पेपर होता है वो भी पास हो गया था और डिप्टी रेंजर का पेपर भी पास हो गया था। बहुत सारे पेपर थे जो पास हो गए थे और क्लर्क में भी पहली रैंक आ गई थी मेरी। 182 नंबर आए थे मेरे 200 में से उस टाइम पे। अच्छा, फर्स्ट वो रैंक तुम्हारा ही था उस साल, है ना? जी मैम। हाँ। पर मुझे वो जॉब नहीं करनी थी। एचएसएससी के थ्रू था ना शायद? जी मैम, एचएसएससी के थ्रू था। पर मुझे ये था कि 9 से 5 वाली जो... एक मिनट, मैं भी इस बारे में बोल देती हूँ। तो देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि भाई कुछ लोग गाँव में कहने लगते हैं कि भाई जैसे अनुज है, इसका भाई है, अमूमन हर बच्चे ने जिसने सिलेक्शन लिया उसने फेस किया होगा। गांव वाले जो है ना, एक खबर साथ साथ उड़ाते हैं कि पैसे देके लग गया। तो पैसे देके अगर लग जाते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, अनुज का एक सिलेक्शन नहीं हुआ। पैसे देके कोई लगता होगा तो एक नौकरी के लिए पैसे देगा। इसके पिताजी एक स्कूल की बस चलाते थे। एक प्राइवेट स्कूल की बस चलाने वाले किसी भी इंसान को क्या तनख्वाह मिलती है आप अपने आप समझ सकते हैं। उसके बाद अनुज का फर्स्ट रैंक था एचएसएससी में, क्लेरिकल डिपार्टमेंट में। आप सोचिए, जो बच्चा फर्स्ट रैंक लेकर आया तो उसकी काबिलियत कितनी होगी। 2-2.5 साल लगातार पढ़ता रहा और उसी बीच में केवीएस की वैकेंसी आई। इसने सीटेट पास कर लिया था, केवीएस की वैकेंसी इसने भरी और इसका सिलेक्शन हो गया। चलिए और बातचीत करते हैं। हाँ अनुज, बताओ। और मैं उस टाइम पे ऐसा सोचता है, अभी भी जब कभी अभी हमने घर बनाया है तो अभी भी पापा से जब बात करते हैं तो यही कहते हैं कि भाई हमने तो सोचा ही नहीं था, हमारे बड़े बूढ़े ने भी नहीं सोचा था हम अपने गांव से बाहर निकल के कहीं पे रहने आएंगे। पहले मतलब जब पढ़ते थे तब गांव में रहते थे? जी मैम। और अब घर बना लिया तुमने? गन्नौर में घर बनाया है। हाँ। तो ये प्लॉट खरीदा है या दादा की प्रॉपर्टी? नहीं मैम, ये प्लॉट खरीदा है और फिर बनाया है। अच्छा, मतलब प्लॉट खरीदा फिर घर बनाया है। जी मैम। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेटा। तो पिताजी भी खुश होंगे? पिताजी मैम बहुत खुश है। वो यही बोलते हैं कई बार कि ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम गांव से बाहर निकल के कहीं रहने, बाहर निकलेंगे और रहेंगे। तो अब ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ न कुछ तो हमने अचीव किया है। और ये भी रहता है, 23 साल की उम्र में जॉब लग गई थी टीचिंग में। और टीचिंग में इंटरेस्ट इसीलिए था कि मुझे 9 से 5 वाली ड्यूटी पता नहीं मुझे पसंद नहीं थी। मैं चाहता था कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी होना चाहिए, कि खुद के ऊपर ऐसा ना हो कि कल को कि मैं इस टाइम मेरे पास कम है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा। मेरे पास ऑप्शन रहेंगे, अपॉर्चुनिटी भी रहेंगी कि अगर मेरी कोई हॉबी है या कुछ भी है वो मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे टीचिंग जॉब शुरू से ही पसंद थी। चलो, बड़ा अच्छा लगा। और तुम्हारी फिर शादी कब हुई? मेरी शादी मैम दिसंबर 2021 में हुई है। और मैं बता दूं अपने जो भी सुन रहे हैं, इनकी वाइफ भी टीचर ही हैं और केवीएस में ही हैं। जैसे इस चीज़ ने कितना रोल प्ले किया तुम्हारी लाइफ में कि वाइफ, मेरी लाइफ पार्टनर भी सेम प्रोफेशन में है और अपना एक ही स्कूल में दोनों जाते हो, तो कितना इस चीज़ का कितना इम्पैक्ट है आज के जीवन में? मैम बहुत, मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे वो होता है कि खुशियाँ मिल गई हो सारी। ऐसा होता है कि कोई वो नहीं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, बिल्कुल दोनों साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तुझे तो स्कूल में ही फुर्सत नहीं है, वाइफ साथ में रहती है। तो ऐसा हुआ कि हम, मेरी और वाइफ की पोस्टिंग लगभग 7 साल से 3 साल मिजोरम में साथ थे और 2 साल यहाँ हो गए। 5 साल से हमारी एक ही स्कूल में पोस्टिंग चल रही है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बस ये है कि भगवान ऊपर वाले की दया से कि चलता रहे ऐसा। मतलब ये लगता होगा कि झोली फैला के भगवान से क्या मांगू। हाँ। ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। सब कुछ दे दिया। देखो, माँ बाप स्वस्थ बने हुए हैं और जो है वाइफ भी सेम प्रोफेशन में मिल गई, दोनों अपना गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्लॉट लेके अपना और मकान बना लिया है, पिताजी भी खुश हैं। मतलब एक होता है भाई, किसी बच्चे के मन में इससे ज़्यादा, हम जो मिडिल क्लास परिवारों के लोग होते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि हमारे माँ बाप भी खुश हैं और हमें परमानेंट जॉब मिल गई है, प्लस लाइफ पार्टनर भी कमाता है। चलो, अच्छा लगा जान के। और ये है जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, अनुज का छोटा भाई। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। गुड आफ्टरनून मैम। तुम इधर आ जाओ, फिर आवाज़ नहीं जा पाएगी वरना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैं भी स्टार्टिंग में यही था कि मतलब बीएससी की पढ़ाई कर रहा था स्टार्टिंग में ही। ये था कि मैं इनसे 2-2.5-3 साल छोटा हूँ। तो ये था कि पहले ये था कि दोनों एक साथ कैसे पढ़ पाएंगे, चलो ये कोचिंग कर लेते हैं, मैं पहले अपने ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई में पहले कर लेता हूँ। तो मैडम ये था कि जिस टाइम मैं पेपर देने में गया था, मेरा पेपर होता कानपुर। उस टाइम में मैम ये था कि पेपर देने जाऊँ और उसी दिन मैम वो फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी था।
अच्छा, बीएससी कर रहे थे? हाँ, उस टाइम मैं बीएससी ये कर रहा था, उस टाइम सेकंड ईयर था बीएससी का। उस टाइम बीएससी का प्रैक्टिकल था मैम फिजिक्स का। ये था कि कानपुर पेपर देने जाऊँ, पहली बार कभी इतनी दूर बाहर निकला था कि जाऊँ ना जाऊँ। उस टाइम पर ये बड़े भाई नौकरी लग गए थे, तो मुझे ये लगा कि चलो ठीक है, कोचिंग करके नौकरी मिलती है तो ठीक है। मैं उस टाइम पे कोचिंग भी कर रहा था और मैं पढ़ाई भी कर रहा था। तो उस टाइम में मैंने फिजिक्स का प्रैक्टिकल छोड़ दिया था और मैं पेपर देने गया। और मैं भगवान वाले का और आप लोगों का इतना आशीर्वाद रहा, उस टाइम मैं वो पेपर भी क्लियर हुआ। सीआई सब का था उस टाइम पेपर, लेकिन सीआई सब मैंने मैम ज्वाइन नहीं किया। उस टाइम में फिर एक सीआरपीएफ था, वो भी पेपर दिया। फिर एक ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी था, एफएससीएचएसएल था। उसके बाद फिर हम यूपी पुलिस कमांडो। ये सारे पास हुए? हाँ, पेपर? ये मैम पूरे सब अच्छा। कुछ में। जब तुम्हारे इतने पेपर पास हुए तो गांव वाले फिर ये मानने लगे होंगे कि अब ये शायद बिना पैसे के ही लग रहे हैं, क्योंकि इतने पेपर पास पैसों से तो नहीं हो सकते हैं। हाँ मैम, ये था कि हाँ, पहले गांव में मैम ये था कि नौकरी इतनी नहीं थी। मैं खासकर मैं अपने परिवार की, अपने बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो लगभग 20-25 साल पहले थी। एक मेरे ताऊ जी थे, उनके घर पे थी एक नौकरी। उसके बाद 20-25 साल बाद इनके बड़े भाई की आई थी। तो अगली पीढ़ी में मतलब तुम दोनों भाई हो जो लगे हो? 20-25 साल के बाद इनकी नौकरी आई थी। फिर उसके बाद 2 साल बाद नई नौकरी आ गई थी। अच्छा, अब पिताजी कामकाज कर रहे हैं या छोड़ चुके हैं? मैम पिताजी बस ये है कि सुबह से हम अपने पार्क में चले जाते हैं, घूम लेते हैं। नहीं, वो तो अपने स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। वैसे जो है तुम लोग अब मतलब वैसे कमाई के लिए कुछ काम कर रहे हैं या उनका काम छुड़वा दिया? उनका काम मैम हमें छुड़वा दिया। पहले स्कूल में जॉब करते थे, प्राइवेट स्कूल में। हाँ, बता रहे थे ड्राइवर थे वो। हाँ, तो मैम वो काम छुड़वा दिया, क्योंकि मैम प्राइवेट नौकरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम खींचना। और मैम फिर ज़्यादा मतलब 50 के राउंड भी उम्र हो गई थी, तो हमने कहा पापा अब बैठो, अब हमें मैम एक घर यहाँ बना दिया, एक घर गाजियाबाद में भी हमने बना दिया है। गाजियाबाद में अपना घर ले लिया है? गाजियाबाद में भी हमने अपना घर ले लिया। अच्छा, तो मैं अभी है कि तो मैं 1 मिनट बता देती हूँ। देखो कितना एक छोटा सा परिवार, जिसमें पिताजी जो है स्कूल में ड्राइवर का काम करते, स्कूल बस चलाते थे, और एक बेटा केवीएस में लगा, उसकी जिससे शादी हुई लड़की वो भी केवीएस में टीचर है, और छोटा बेटा जो है यूपी पुलिस में लग गया। इनकी वाइफ पीएचडी कर रही है। और देखो उस परिवार से निकल के ये हैं जिनके बैक पे कोई ज्यादा पैसा नहीं था। इनके दादा परदादा की कोई बहुत प्रॉपर्टीज नहीं थी कि ये बैठ के ऐश करते। इन्होंने मेहनत की, मेहनत से पढ़ लिख के अपनी अपनी नौकरी, और एक नहीं कई एग्जाम पास किए। ये इस बात की गारंटी होती है कि ये असली में मेहनत इन्होंने की है। ये वो पेपर लीक करा के या पैसे दे के या इस तरीके से लगने वाले बच्चे नहीं हैं। और प्राउड होता है हमें जब इस तरह के बच्चे आते हैं, अपनी बातें बताते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ। आज इनके घर में 3 गाड़ियां हैं। अनुज के पास अपनी गाड़ी है, छोटे भाई के पास अपनी गाड़ी, और एक गाड़ी पिताजी के पास भी है। पिताजी जो कभी एक ड्राइवर की छोटी सी नौकरी करते थे, आप सोच के देखिए क्या कभी उन्होंने सपने में सोचा होगा कि ऐसा हो जाएगा? ये उनके सपने में भी नहीं था। आज उनका शहर में घर है, और वो घर किसी की पुरानी संपत्ति पर नहीं बनाया। इन भाइयों ने मेहनत करके अपने पैसे जोड़े, अपनी सैलरी इकट्ठी की और अपना प्लॉट लिया, अपना घर बना लिया। आज इनके पास 3-3 घर हैं, गाँव में जहाँ इनका बचपन बीता, फिर शहर में गन्नौर में जहाँ अब इनके पिताजी और बड़ा भाई अनुज रहते हैं, और एक घर इन्होंने गाजियाबाद में बना लिया। चलिए, हाँ अब बताओ बेटा। मैम पहले में ये था कि हमें जब कोई भी काम करना होता तो पहले सोचना पड़ता था। जैसे कहीं जाना है, घूमने जाना है, या कोई बर्थडे भी सेलिब्रेट करना, तो पहले ये सोचना पड़ता था। जैसे मैम मैं आज मेरी उम्र मतलब 28-29 के राउंड है, तो मैम हमने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। ये था कि बर्थडे गाँव में मैम कौन बर्थडे में, तो पैसे नहीं बेटा, मेरा सारा खेलना पैसे का है। तो मैम ये था। अब ये है कि हम कोई भी चीज़ ये करने से पहले या कहीं जाने से पहले हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि हमारे मतलब खर्च होगा नहीं, क्योंकि हम मैम एक वो कहावत है कि सर्वगुण संपन्न हो गए हैं। हाँ, बस भगवान की बड़ी कृपा है कि देखो मैं ये मानती हूँ जिसके माँ बाप बैठे हुए हैं, जिसके पास बढ़िया आय का साधन है, और जिसका परिवार अच्छा है। और तुम बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले बेटी का भी जन्म हुआ है। हाँ, बेटी 3 साल की बेटी है। हाँ, तो जैसे अब दोनों भाई सेट हो गए, शादीशुदा हो गए, अपने परिवार बन गए हैं, माँ बाप भी ठीक ठाक हैं, खुश हैं। अब जैसे किसी भी इंसान की ना सबसे बड़ी जो कमाई है वो यही है। पैसे कम ज्यादा, आप अभी अंबानी बनने का सपना देखेंगे तो कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे। आज जैसे जीवन में कितना एक सेटिस्फेक्शन फील होता है कि ईश्वर ने जो कुछ मांग सकते थे उससे ज्यादा बढ़ के दिया। कितने संतुष्ट हो जीवन से? मैम ये है कि संतुष्टि तो ये हो गई है कि पूरी मतलब अभी है कि अब हम करने को क्या करें। मैं घर की जगह अपना घर हो गया, गाड़ी की जगह अपनी गाड़ी होगी, परिवार के चेहरे पे खुशी आ गई है। पहले घर जाते थे तो पापा मम्मी यही पूछते थे कि पेपर हुआ, कैसा हुआ। एक तरीके से टेंशन तो रहती ही थी कि बच्चे 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, कोई पेपर क्लियर हुआ नहीं हुआ, कि बेटा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब कौन सा पेपर है क्या नहीं है। तो नौकरी लगने के बाद ये हो गया कि अब कम से कम उनके जब हम जाते हैं घर पे, उनके चेहरे पर एक खुशी दिखती है। मतलब कोई टेंशन या ऐसा कुछ हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो हम और पूरा परिवार हमारा बिल्कुल
खुश है। अब सही है, दोनों भाई अपना जो है सेटल्ड हो गए हो। अनुज, एक मैसेज देना स्टूडेंट्स को, जैसे आजकल क्योंकि भाई मुद्दा बहुत बड़ा बना हुआ है, स्टूडेंट्स बहुत निराश भी हो गए हैं, पेपर बहुत बड़े लेवल पे लीक हो रहे हैं, चारों तरफ एक ना मायूसी सी छा गई है। लेकिन वहीं कुछ इलाके हैं, जैसे हम हरियाणा का एग्जाम्पल लें, हरियाणा में सच में पेपर जितने भी हुए हैं पिछले 4-5 सालों में वो ठीक से कंडक्ट हुए हैं। तो एक मैसेज तुम दे दो निराशा भरे इस दौर में जब स्टूडेंट्स को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या कहते हो? कई बार ऐसा तुमने भी देखा होगा, पेपर जो है उस टाइम पे भी कई बार गड़बड़ियों में रहे होंगे, तो पढ़ाई के प्रति रवैया क्या होना चाहिए इस टाइम पर? मैम, मेरा यही मैसेज है कि पेपर अगर कैंसिल हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, पर हमारा जो मोटिव रहना चाहिए कि हमें नौकरी चाहिए। अगर इस बार नहीं मिल रहा है तो अगली बार हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, हमें बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी। मतलब हम देखो, विरोध करना चाहिए, गलत चीजों का हमेशा विरोध करना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे ना कि विरोध के चक्कर में पढ़ाई छोड़ के बैठ जाते हैं। पढ़ाई अपनी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, हमें लगातार पढ़ना चाहिए, क्योंकि लगातार पढ़ने से हम अपडेटेड रहते हैं, हमारी पढ़ाई पीछे नहीं छूटती, क्योंकि कंपटीशन वहीं पे रहेगा। ऐसा नहीं कि कंपटीशन फिर कम हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, कंपटीशन वही रहेगा, बच्चे भी वही रहेंगे और हमें पेपर पास करके ही नौकरी मिलेगी। तो मेरा यही मैसेज है कि हमें हमेशा अपने बेटरमेंट के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा तुम दोनों से मिलके, और हमेशा ऐसी खुशियां तुम्हारे घर में आती रहें, तुम्हारे माँ बाप जो है उनका एक आशीर्वाद तुम दोनों भाइयों पे बना रहे, तो एक अच्छा आइडियल परिवार है। देखिए, बहुत सारे जीवन में अनुभव होते हैं। अनुज जब हमारे पास आया तो बहुत यंग था, 19-20 इसकी उम्र रही होगी, और 2 साल ही हमारे पास पढ़ा। उस बीच में कई सारे एग्जाम्स पास हुए। इसका मन था मुझे टीचिंग में जाना है, और कहते हैं ना, जब आप एक चीज़ के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, उस दिशा में काम करते हैं, तो फिर वो यूनिवर्स भी आपकी तरफ पावर्स को भेज देता है। तो इसका KVS का एग्जाम क्लियर हुआ, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में बता रहे थे, अभी हम बैठ के बातचीत कर रहे थे, ये कह रहा था मुझे जो सबसे कम मार्क्स होते हैं ना प्रेजेंस के 20 नंबर 60 में से, उतने ही मिले थे, लेकिन इसने पेपर में इतने मार्क्स ले रखे थे कि इसका नंबर आ गया आसानी से। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आज देश में बहुत अच्छा माहौल नहीं है, चारों तरफ एक थोड़ा सा नेगेटिविटी फैली हुई है, और बच्चे अपनी जगह सही हैं, बच्चे गलत नहीं हैं। सरकार को बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। अब जागरूकता का दौर है। पुराना टाइम था जब कुछ भी गलतियां छिप जाती थी, लेकिन अब गलतियां छिपती नहीं है। अब बच्चे, ये जनरेशन बहुत तेज है, बहुत फास्ट है, बहुत क्रिएटिव है, तो अब सरकार को भी इसी हिसाब से, उसी स्पीड से काम भी करके दिखाना पड़ेगा। और एक वो पुराना टाइम था जब कुछ भी वादा करके मुकर जाना पॉसिबल था, लेकिन आज मुकर जाना भी पॉसिबल नहीं होगा। और अब जो सरकार 3 साल अच्छा काम अगर करेगी तो स्टूडेंट्स उनके फेवर में रहेंगे, लेकिन अगर सरकार सिर्फ वायदा करके और मुकर जाएगी तो फिर ये पीढ़ी भूलने वालों में से नहीं है। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अब वो टाइम नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और लोग बिलीव कर लेंगे, नहीं, अब आपके एक्शन बोलेंगे। तो सरकार को एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जहां जो पेपर लीक करता है, कोई भी कोचिंग सेंटर वाला हो, कोई भी उसमें प्रोफेसर हो, टीचर हो, या जो पेपर डिजाइन कर रहा है, पेपर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, कोई भी, इसमें कोई भी का मतलब चपड़ासी से लेके क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर तक, या कोई मंत्री ही क्यों ना हो, कोई भी कोचिंग सेंटर का मालिक हो, किसी बच्चे के पेरेंट्स हो, जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। और जो गलत करते हैं 100% उनकी संपत्ति पर जो है सरकार को, कि भाई अगर वो बहुत संपत्ति इसी तरीके से जोड़ गए हैं कि उन्होंने कोचिंग के थ्रू अपने कनेक्शंस बनाए, पेपर लीक कराए, या टीचर्स जिन्होंने क्वेश्चंस फ्रेम किए उन्होंने पेपर लीक किया है, उन सब के ऊपर गाज गिरनी चाहिए, वो पकड़े जाने चाहिए। और सिर्फ पकड़े नहीं जाने चाहिए, उनके ऊपर कोई इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि उनकी पीढ़ियां भी इस बात को जाने कि हमें ये गलत रास्ता नहीं अपनाना। ये बहुत छोटी बात नहीं है, मजाक नहीं है। और मैं या कोई भी जिसने सच में संघर्ष करके नौकरियां हासिल की हैं, अनुज जैसे स्टूडेंट्स जो है, अब देखिए ड्राइवर, एक स्कूल बस चलाने वाले ड्राइवर के बेटे आज हमारे सामने बैठे हैं, दोनों ने अपनी लाइफ सेट कर ली, घर बना लिए, गाड़ियां ले ली। कैसे पॉसिबल हुआ ये? अगर इनके हिस्से की नौकरी कोई बिना मेहनत करने वाला खा जाता तो इनका जीवन क्या होता आज? मैं हमेशा से फेवर में थी, हूं और रहूंगी, क्योंकि मैं भी खुद ऐसे परिवार से हूं। हमें दिखता था कि हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्धार होगा पढ़ के, मेहनत करके। तो सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी बच्चे को जब वो यंग एज में होता है उसको अपनी लाइफ बदलने का मौका मिलना चाहिए, और वो बदल सकती है जिंदगी मेहनत करके। तो जो भी गलत काम करते हैं, बच्चों के गलत लोगों
तक जो बच्चे सच में काबिल हैं उनके हक को पहुंचा देते हैं, पेपर बेच के, पेपर लीक करके, या किसी की जगह कोई और बैठ के, तो उन सब पे गाज गिरनी चाहिए, वो सब पकड़े जाने चाहिए और इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि उसकी पीढ़ियां भी इस बात का जिक्र करें कि कभी हमारी 4 पुश्तों पहले ऐसी गड़बड़ की थी और ऐसे फंसे थे वो लोग। और इसमें कोई भी कितना ही बड़ा अधिकारी हो, छोटा हो, सब इसमें सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। पर मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगी, जैसे बेटा डेमोक्रेटिक कंट्री में ना, जितने बच्चे सुन रहे हैं मुझे, कोई एक मुद्दा नहीं होता, हम सबके मुद्दे अलग अलग हैं। इस मुद्दे में बहुत सारी बातें आ सकती हैं, कहीं आरक्षण की बात हो सकती है, कहीं यूजीसी के बिल के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन एक चीज सोचनी चाहिए कि क्या सारी परेशानियों पर एक टाइम में बात हो सकती है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज धीरे 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 ही तो ठीक होगी ना। डेमोक्रेटिक कंट्री में एकदम से डिसीजंस नहीं होते। तो अगर कोई पहला पॉइंट एक ठीक होता हो तो सबसे पहले ठीक कर दें कि पेपर लीक ना हो। सबसे पहला पॉइंट पेपर लीक ना हो, तो बहुत सारे बच्चों को जो काबिल हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो वास्तव में हकदार हैं, उनको पेपर पास करने का लेवल बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। तो पहला एक स्टेप हो जाए कि पेपर लीक ना हो। फिर इसके बाद और डिमांड्स हो, जैसे पेपर लीक ना होने के साथ साथ पेपर टाइमली हो। ऐसा ना हो 4-4 साल तक नौकरी निकलने के बाद पड़ी हुई हैं, फिर 4 साल बाद पेपर हो रहा है, फिर वो लीक हो गया। अब आप सोचिए कितने सारे एग्जाम्स यूपी में, खासकर अभी पीछे मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी एक पोस्ट थी, 5 साल में जाके उसका पेपर हुआ, 5 साल पहले हुआ था, 5 साल बाद हुआ, और फिर वो लीक हो गया, फिर कैंसिल हो गया। तो जो इस तरह की चीजें हैं ना, इनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। पेपर लीक ना हो पहला, दूसरा पेपर टाइमली हो, तीसरा पेपर का सिलेबस स्टूडेंट्स को पता हो। पेपर चाहे कितना भी टफ बना दे वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पेपर का सिलेबस ही डिफाइन नहीं है कई स्टेट्स में। तो 3-4 डिमांड्स हैं, एक एक करके पूरी होती रहे। एकदम से आप सोचो कि सरकार आज आरक्षण पे भी काम कर दे, महिलाओं के आरक्षण पे भी काम कर दे और यूजीसी पे भी काम कर दे, तो वो बेवकूफी भरी बात है। जो पॉलिटिकली थोड़ी सी समझ रखते हैं उन्हें पता है डेमोक्रेसी में कुछ पाबंदियां होती हैं, सब कुछ एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 सरकार के सामने अपनी बातें रखेंगे। और एक पहली सबसे प्रमुख डिमांड होनी चाहिए, पेपर लीक ना हो, क्योंकि उसके बाद बहुत लोगों का भला हो जाएगा। फिर उससे अगला स्टेप जो भी होगा एक एक करके। आप खुद सोचिए, सोनम वांगचुक जी जो हैं वो कितने समझदार इंसान होंगे भाई। उस इंसान ने वो कितना इनोवेटिव आइडियाज है, कितनी क्रिएटिविटी उनके अंदर है। उस इंसान ने अगर ये डिसीजन लिया है कि मैं भूख हड़ताल खत्म कर दूं, तो इसका मतलब कुछ सोच के लिया होगा ना। सोचो वो अड़ जाते कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले होगा, तो फिर क्या होता कि किसी को पता है कि क्या पता 10 दिन बाद उनकी लाइफ ना रहती, फिर क्या करते। तो इसलिए ना बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो अब क्योंकि समझ नहीं होती पॉलिटिक्स की और पॉलिटिकल चीजों की, वो सोचते हैं एकदम से सब कुछ हो जाएगा। एकदम से सब कुछ नहीं होगा, हर चीज को वक्त लगता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में डिसीजन एकदम से नहीं लिए जा सकते, और बड़े डिसीजन में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। पर अगर पहल हो गई है और पहला सबसे पहला स्टेप हो, पेपर लीक होने बंद हो, ये हम सबकी डिमांड होनी चाहिए। सीजेपी एक पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी। मैं पर्सनली अगर कहूं तो मैं किसी पार्टी की पक्षधर नहीं हूं, मैं सीजेपी के एजेंडा को भी नहीं जानती हूं, लेकिन मैं एक टीचर हूं और मुझे दिखता है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूं, कि सबसे प्रमुख मुद्दा होना चाहिए पेपर लीक बंद हो। उसके बाद कोई भी आज के टाइम में पार्टी बनाने का सबको हक है। अगर कुछ नौजवान युवा एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं, बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी भी तो नई ही बनी थी। 2012 में जब आम आदमी पार्टी आई थी, बहुत लोगों ने उनका साथ दिया था। अगर कॉकरोच जनता पार्टी आना चाहती है तो आए, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है। जो उनकी बातों से सहमत हो उसके मेंबर बन जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ सबको पार्टी बनाने का, इलेक्शन लड़ने का, अपनी बात रखने का हक है। बात ये नहीं होती कि हम उस पार्टी में हैं या नहीं है। ना ही मैं बीजेपी में हूँ, ना ही कांग्रेस में, ना ही आम आदमी पार्टी में, ना ही कॉकरोच जनता पार्टी में, लेकिन मैं एक टीचर हूँ और मुझे लगता है कि इस देश की मैक्सिमम आबादी को पार्टीबाजी से लेना देना है भी नहीं। ये कुछ चंद बेवकूफ लोग होते हैं जो पार्टीबाजी में इतने लीन होते हैं कि उन्हें लगता है कि बस पार्टी एक ही सही होगी, बाकी सही नहीं होंगी। मुझे ये लगता है हर पार्टी में कुछ अच्छाइयां, कुछ कमियां हैं, और टाइम टू टाइम पार्टी को अपनी सफाई करते रहनी चाहिए, अपनी कमियों पे काम करते रहना चाहिए। जब आम आदमी पार्टी आई थी तो बहुत सारे सपने लोगों ने देखे थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे पूरे नहीं हुए। तो जो पूरे नहीं हुए, अब आम आदमी पार्टी कहने लगे कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, तो लोग कहते हैं ना कि वो तो नहीं किया, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो जनता है, यहाँ सबको हक है अपनी मर्जी से वोट देने का, अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने का। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये भी बात ध्यान रखनी होती है कि कोई भी फैसला एकदम से नहीं हो सकता। इतना बड़ी आबादी के देश में, वर्ल्ड की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, किसी भी फैसले के ऊपर काम करने में वक्त लगता है। तो एकदम से एक्सपेक्ट करेंगे आप कि हम ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो वो पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है। अपनी बातों को एक एक करके रखेंगे, और अगर ये एक बात अभी मान
ली है सरकार ने कि पेपर लीक पर बड़ा स्टेप लिया जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम कर सकते हैं भैया, अपने देश की सबसे पावरफुल पोजीशन पर बैठे आदमी ने लाइव आके ये बात कही है, वीडियो बनाई है, तो इसका मतलब हमें अब तो विश्वास कर लेना चाहिए। अगर वो इस पर काम नहीं करते तो फिर हमें इससे अगला स्टेप लेना चाहिए। पर अगर अगले ने अपनी जबान से कह दिया है कि हम इस पर एक पूरा प्रॉपर एक काम करेंगे, इसके ऊपर स्टेप लेंगे, तो फिर थोड़ा रुक के वेट करना पड़ेगा ना कि हाँ ये काम होगा। अगर अब भी पेपर लीक होते हैं इस मोदी जी के इस वीडियो के बाद, तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अभी वेट करना चाहिए कि क्या पता वो इस मूड में हो कि इसके लिए पॉलिसी बना दें। जब ये डिमांड पूरी होगी तो फिर अगली डिमांड और दूसरी होनी चाहिए। एक एक करके डिमांड पूरी होंगी। एकदम से चाहोगे सब कुछ 360 डिग्री बदल जाए, आज ही सब कुछ बदल जाए, तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कुछ मूर्ख अब कहेंगे कि आरक्षण पर भी वो होना चाहिए, यूजीसी पर भी होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी। भैया सब चीजें एकदम से कैसे होंगी? अभी सबसे प्रमुख मुद्दा एक है, उसमें चाहे कोई बच्चा सीजेपी पार्टी का मेंबर है, बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता, कोई बीजेपी का प्रवक्ता वो है पक्षधर या नहीं है, या कांग्रेस का है। अब आप ये देखिए वहां जितने बच्चे इकट्ठे हो रहे थे उनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, कुछ एससी होंगे, कुछ एसटी होंगे, कुछ ओबीसी होंगे, कुछ जनरल होंगे, कोई ऐसे लोग भी होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति किस धर्म के हैं। तो वो जो बच्चे वहां इकट्ठे हो रहे हैं ना, उसमें से 95% बच्चे, इन्हें कोई मतलब नहीं है आपके धर्म से, जाति से, या वो जिनके साथ वहां बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं कि उनकी जात पात क्या है। लेकिन कुछ घटिया लोग होते हैं, वो उन स्टूडेंट्स की आड़ में पार्टीबाजी के चलते जात पात की बात करेंगे, धर्म विशेष की बात करेंगे, इस तरह की फालतू बात करेंगे। मैं ये बातचीत कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिनका थोड़ा मेंटल लेवल है, जो समझ सकते हैं। तो इस बात को समझिए कि एकदम से सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर देश की सबसे पावरफुल पोजीशन पर बैठा आदमी कुछ कह रहा है तो उस बात की थोड़ी सी वैल्यू अब हम रख सकते हैं। और बहुत ज्यादा चीजों को बिगाड़ने से बेहतर है, मुझे लगता है सोनम वांगचुक जी ने जो निर्णय लिया, कुछ लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले कैसे उन्होंने अनशन तोड़ दिया। तो ये कहना बड़ा आसान है, जिसको समझ नहीं है वो ये बात करेगा। लेकिन सोनम वांगचुक जी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है और अब टाइम है। देश के पीएम ने जब ये बात अपने मुंह से कही है, और आज के टाइम में कोई मुकर नहीं सकता क्योंकि हर चीज सबके पास रिकॉर्ड हो जाती है, तो इसका मतलब सरकार को स्टेप लेना पड़ेगा। अगर अब सरकार स्टेप नहीं लेगी तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। लेकिन कुछ समय तो दोगे, कुछ काम करने का टाइम तो दोगे, तब तक हमें विश्वास रखना चाहिए कि चीजें धीरे धीरे ही सही ट्रैक पर आएंगी। आप सोचो, संसद में पेपरों के लीक पर बात उठने लग गई। आप 4 साल पहले कभी ऐसा सोच सकते थे? इनफैक्ट 2 साल पहले आपको लगता था कि ये संसद में उठेगी बात। तो क्या ये एक अचीवमेंट नहीं है कि संसद में स्टूडेंट्स की बात पहुंचने लग गई? धीरे धीरे करके आप देखेंगे नियम भी बनेंगे, कानून भी बनेंगे। तो हम इसीलिए तो काम कर रहे हैं। आपको जो लोग थोड़े से समझदार हैं और जिनको सच में इन मुद्दों से फर्क पड़ता है, उनमें से किसी को पॉलिटिकल पोस्ट नहीं चाहिए, ना ही मुझे चाहिए। मैं अपने प्रोफेशन से पढ़ाई करा के बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हमारे जितने बच्चे आते हैं उनमें से भी 99.9% पढ़ के खुश हैं। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है राजनीतिक मुद्दों के ऊपर बात करने की, क्योंकि हम जीवित हैं, हम मरे नहीं हैं। हमारी एक विचारधारा है जो सही और गलत में हमें अंतर करने के लिए सचेत रूप से बार बार उठाती है कि ये गलत है, इस पे बोला जाना चाहिए, ये ठीक है, इसके ऊपर हाँ करनी चाहिए। मोदी जी कल तक जब नहीं आई थी उनकी वीडियो, तो हम बिल्कुल खिलाफ थे इस बात के कि सरकार गलत कर रही है। लेकिन रात में जब वो वीडियो आ गई है, तब मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच का नियम अपनाना चाहिए। थोड़ा रुकिए और देखिए कि सरकार क्या करना चाहती है। सरकार की मंशा कुछ दिन में ही क्लियर हो जाएगी, और अब विपक्ष की भी ड्यूटी बनती है कि वो भी देखे कि सरकार क्या करना चाहती है। सिर्फ किसी की आड़ लेके, चाहे वो विपक्षी हो चाहे कोई भी हो। देखिए, विपक्षी भी जनता नहीं बनाए हैं, ऐसा नहीं कि विपक्षी अपनी मर्जी से बन गए। अगर विपक्ष कुछ कह रहा है तो उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी जनता के पक्ष वाले ही लोग बैठते हैं। जब लोग वोट देते हैं ना, तभी विपक्षी बन सकते हैं। 10 साल तक ये देश वैकेंट था, कोई विपक्षी दल नहीं था, क्योंकि 1/10 किसी को टोटल सीट्स का मिला ही नहीं था। आज कांग्रेस विपक्षी दल है। राहुल गांधी ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, मुद्दे उठाए भी हैं। लेकिन मुझे लगता है जब सरकार ने कह दिया है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अपना नियम अपना के और फिर किसी और अगले एक्शन की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार ठीक काम करती है, एक पॉजिटिव साइन हमें मिला है, तो उसको फिर थोड़ा सा पॉजिटिवली लेना चाहिए। और समझदार इंसान वही होता है जो समय के साथ बदलता है। रिजिड होके नहीं बैठना होता कि नहीं ये करना ही करना है। ठीक है, एक स्टेप हुआ है, अगला स्टेप होगा, उससे अगला होगा, और उम्मीद कर सकते हैं सब कुछ बेहतर ही होगा।
ठीक है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो आज बड़ा अच्छा लगा मुझे, अनुज और इनके छोटे ब्रदर आए हुए थे, इनका परिवार की कहानी सुन के मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नेगेटिविटी के माहौल में भी कुछ लोग जो सच में पढ़ना चाहते हैं वो इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि हाँ, अपने हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमने अपनी बात बुलंद की, हमने अपनी बातों को सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपनी क्लास के बच्चों के थ्रू लोगों तक पहुंचाया। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पढ़ाई लिखाई आपको ये भी समझाती है कि आपको कहाँ जाके रुकना है, कहाँ जाके आपको समझ जाना है कि भाई अब दूसरे आदमी को काम करने का मौका भी मिलना चाहिए, समय भी दिया जाना चाहिए। हम में और विदेशी जो लोग हैं ना, उनमें ये फर्क है। हमारे यहाँ लोग जब काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और करेंगे तो फिर पागलों की तरह काम को करेंगे। यहाँ लोग ना साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप ही नहीं कर पाए, उनको ये समझ ही नहीं है कि हम लोगों को अपनी बात रखनी कब है। जैसे कुछ लोग बात रख रहे हैं तो कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि तुम देशद्रोही हो, तुम एंटी नेशनल हो। अरे भैया, जब सरकार कुछ भी गलत करती है तो उसके खिलाफ विरोध करना हमारा हक है, ये संवैधानिक हक है हमारा। और चाहे हमने किसी पार्टी को वोट दिया हो, अगर वो पार्टी भी गलत कर रही है तो हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो पुराने वाले आंख कान बंद करके बैठे हुए लोग नहीं है। तो अपनी बात हमेशा रखो जब तुम्हें गलत फील हो, लेकिन उस गलती के तर्क तुम्हारे पास होने चाहिए कि क्या गलत किया। अंधभक्तों की तरह नहीं कि आंख बंद की बस गलत किया गलत किया गलत किया, क्या गलत किया पता ही नहीं है, या ठीक किया ठीक किया ठीक किया, क्या ठीक किया तो बोलना नहीं आ रहा है। भैया, अपने आप को तार्किक रखो, अपनी तर्क शक्ति का डेवलपमेंट करो, जो चीज गलत है उसको टाइमली बोलो, और जो चीज तुम्हें लगे कि ठीक हो रही है तो उसका भी समर्थन करो कि हाँ, ये ठीक हो रहा है। और दूसरी बात, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैम जो है आजकल राजनीति में इंटरेस्ट ले रही हैं। बेटा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में जाने का। मैं बहुत 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 ज्यादा 100% सेटिस्फाइड हूँ, मेरे अंदर कंटेंटमेंट है। जिस प्रोफेशन में हूँ, प्रभु का, ईश्वर का हजारों 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 बार भी शुक्रिया करूँ तो भी कम है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ अपने प्रोफेशन से, और मैं ईश्वर का हर घड़ी, सुबह शाम रात, जिस घड़ी शुक्रिया करूँ वो कम है। मैं इससे ज्यादा बेहतर कुछ कर नहीं सकती थी जिस काम में मैं हूँ। मैं किसी भी दूसरे काम को करती तो शायद मैं इतना बढ़िया कर ही ना पाती। आज मैं जहां हूं, मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूं। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे किसी पार्टी में कोई लालसा नहीं है किसी भी चीज की। लेकिन मेरी एक हैबिट है, जो जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, जाना है। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में बहुत प्यार से पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो जितना मुझे समझ में आती हैं चीज़ें, गलत चीज़ को टाइमली बोला जाना चाहिए, और वो गलती कोई भी कर सकता है। सत्ताधारी भी कर सकते हैं, जो आज विपक्ष में है कल को वो सत्ताधारी बनेंगे, वो भी कर सकते हैं। हम हैं नागरिक, हमें वोटिंग राइट मिला हुआ है। 5 साल बाद वोट उसको देंगे जो लोगों के, जनता के हित की बात करेगा। ये जनता के हाथ में है, सरकार पलटनी भी जनता के हाथ में है, और सरकार को दोबारा लाना भी जनता के हाथ में है। सबकी अपनी पर्सनल विचारधारा है। मैं नहीं कहती किसी को कि मेरी विचार से प्रभावित होकर तुम भी ऐसा करो। मेरा ये मानना है सबकी अपनी सोच है, समझ है। जागरूक बनो। ये विकसित भारत अगर बनाना है तो सबसे पहले यहाँ से सोचना स्टार्ट करो, और पॉजिटिविटी को ढूंढने की कोशिश करो। लेकिन जब दिखे कि गलत है तो फिर उसके खिलाफ आवाज को बुलंद भी करना सीखो। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। और मैं यही कहूंगी कि इस माहौल में भी, जब चारों तरफ ऐसा माहौल है, तब भी जिन बच्चों को आगे बढ़ना है, अनुज की तरह, इसके भाई की तरह अपनी जिंदगी सेट करनी है, पढ़ाई को मत छोड़ना। ठीक है, जिसको जो ठीक लगे, जो जिस पार्टी में जाना चाहे, जो जिसकी मेंबरशिप लेना चाहे ले, अपनी पार्टी के लिए काम भी करे, अपनी पार्टी के एजेंडा को जाने भी, समझे भी, वोट भी दे, मना नहीं है। लेकिन बेटा, अपने मेन काम से मत भटकना। जहां तुम्हारा जो काम है, जीवन का जो लक्ष्य है, उस पर अपना सचेत होकर लगे रहना। बाकी ये सब चीजें हैं, आएंगी जाएंगी। सदा कोई एक पार्टी रही नहीं है, सदा कोई एक आदमी पीएम नहीं रह सकता। आप खुद देखिए, इतिहास उठा के पढ़िए, हमेशा बड़े से बड़े बादशाह की गद्दी किसी और ने ले ली है। तो ये तो सरकारें तो आएंगी जाएंगी, किसी से दुश्मनी मत पालिए। और हो सकता है आज जो विचारधारा है, 4 साल बाद ये विचारधारा ना रहे, क्योंकि लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ये बदलता रहता है। लर्निंग यही होती है, इसी को कहते हैं अधिगम या सीखना। सीखना मतलब व्यवहार में परिवर्तन करना। अब जो बेवकूफ है वो व्यवहार में एक बार एक चीज का पट्टा चढ़ जाता है, फिर उसको उतरते ही नहीं है। लेकिन समझदार कौन होता है? चेंज इन बिहेवियर। जब दिखे कि अब ठीक होने लगा तो ठीक है, उस तरफ देखना शुरू करो। लगे गलत हो रहा है, तुरंत से आवाज बुलंद करो। और ऐसा ही हर एक स्टूडेंट से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, वो अपनी विचारधारा बनाएगा, तर्क शक्ति को विकसित करेगा, और साइंटिफिकली हर चीज को देखने की अपना एक नजरिया डेवलप करेगा।
किसी की भी बातों में आके आंख पे पट्टी बांध के कि नहीं फलां पार्टी बहुत अच्छी है या ये पार्टी बहुत अच्छी है। सब पार्टी बेटा अपने अपने टाइम पे अपनी अपनी रोटियां सेकती हैं, सब चली जाती हैं। एक टाइम पे कांग्रेस थी, तब कांग्रेस ने अपने हिसाब से काम किया। अब बीजेपी है, बीजेपी अपने हिसाब से काम कर रही है। कल को कोई और पार्टी आएगी, वो अपने हिसाब से काम करेंगी। तुम और मैं, आम जनता, हम यही रहने वाले हैं। इसलिए हमेशा काम ये देखो कि जो काम, जो बड़ा स्टेप सरकार ले रही है, क्या वो जनता के फायदे का है। अगर उसमें जनता का फायदा होता है तो फिर उसके साथ पक्षधर बनना चाहिए। लेकिन अगर सरकार के किसी स्टेप से जनता का नुकसान होता है बड़े लेवल पर और तुम्हें लगता है कि ये नुकसान बड़ा है जनता का, तो फिर उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। पेपर लीक करना बहुत 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 बड़ा लेवल पर गड़बड़ थी, घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार। तो मुझे ऐसा लगता है और सभी टीचर्स को लगता होगा जो ठीक, जो मतलब सही के साथ है, कि कुछ लोग तो इसमें टीचर्स भी तो इन्वॉल्व थे, जो पेपर जिन्होंने फ्रेम किए थे क्वेश्चंस, वो भी तो कहीं पे टीचर ही थी। तो सब एक जैसे नहीं है, लेकिन जो गलत रास्ते पे हैं और जो पाए जाते हैं, कल्प्रिट्स हैं, उनके खिलाफ 100% बहुत बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इनफैक्ट कोई ऐसी सजा होनी चाहिए जो एग्जाम्पल सेट कर दें कि ये लोग पेपर लीक में शामिल थे, इनके खिलाफ सबूत हैं, इन्होंने गड़बड़ियां की हैं, और ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि आने वाली पीढ़ियां, उनकी भी और बाकी लोगों की भी एक प्रेरणा ले ले कि ऐसा नहीं बनना, इन गलत कामों में नहीं फंसना। तो बस इसी के साथ आज की ये बातचीत एंड करते हैं, और बस खुश रहिए, कोशिश कीजिए सही गलत में अंतर आप अपने दिमाग से सोच के समझ के ले पाएं, और अपने निर्णय हमेशा इस बेसिस पे लीजिए कि आपके अंदर की आत्मा क्या कह रही है। अगर आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, उसके पीछे आपको तर्क भी पता होना चाहिए, तो ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो फिर उस गलत के पीछे का भी कारण आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं यही कहूंगी बेटा, जितने स्टूडेंट्स हैं, पढ़िए, लिखिए, अपनी लाइफ सेट कीजिए। जो आज जैसा जीवन है ना, अगर वैसा ही चलाते रहना है तो जो चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन अगर उसे बदलना है तो पैसा कमाना बेसिक नीड है हमारी, खासकर लोअर मिडिल क्लास के परिवार के जो बच्चे हैं उनकी। आज अनुज का एग्जाम्पल है, पिताजी के पास गाड़ी है, भाई के पास गाड़ी है, अनुज के पास गाड़ी है, घर में 3 गाड़ियां हैं, गांव में घर है, शहर में घर है, गाजियाबाद में घर है, और कितना अच्छा जीवन बना लिया। लेकिन सिर्फ एक चीज थी जो इनको यहां तक ले आई, वो थी मेहनत। ये उस टाइम, ऐसा नहीं कि उस टाइम पेपर लीक नहीं होते थे, उस टाइम भी गड़बड़ियां थी, लेकिन इन्होंने उस चीज को, जैसे उस टाइम पे इतनी आवाज नहीं थी बुलंद करने के लिए, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। आज मीडिया है, आज हम अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन फिर भी वही कहूंगी, टीचर हूं, कि बेटा पढ़ाई मत छोड़ना, लास्ट में आपको कामयाबी पढ़ाई दिलाएगी। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने हकों की आवाज़ ज़रूर बुलंद कीजिए जब जब आपको लगे ज़रूरत है। और हम हर एक उस स्टूडेंट के साथ हैं जो तार्किक है।